हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग एकदम अच्छे से होंगे, मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए तो आपको थोड़ा और पढ़ाते हैं। कैपेसिटर चैप्टर चल रहा था ना, उसका अगला वीडियो अगला लेक्चर समझाते हैं। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे एनर्जी एनालिसिस। एनर्जी एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि कैसे किसी कैपेसिटर में कितना एनर्जी स्टोर्ड होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना स्टोर्ड होगा। ठीक, दो प्लेट्स के बीच कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उन प्लेट्स को अलग करने में कितना वर्क लगेगा। ठीक बात है। और अगर दो डिफरेंट कैपेसिटर्स ले लें अलग अलग पोटेंशियल का और उसको एक तार से जोड़ दें तो एनर्जी का लॉस कितना होगा, है ना। तो आज का वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए। पूरे कॉन्सेप्ट को निचोड़ कर वाश करके हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि कोई नया वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ लाइक और कमेंट तो प्लीज कर ही दीजिए, है ना, वही तो फीस है आप लोगों का। तो हम लोग आज करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। तो हम लोग का टॉपिक होगा एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड कितना होता है। एनर्जी स्टोर्ड के बारे में तो सीधा सा कॉन्सेप्ट पहला यह है कि व्हेन ए कैपेसिटर is connected by a battery, then बैटरी और सेल कर दीजिए, बैटरी और सेल कोई भी, देन द बैटरी स्टार्ट्स सेंडिंग चार्ज टू द कैपेसिटर। क्या सही बात है। एक कैपेसिटर को हम लोग जब तक बैटरी से जोड़ेंगे नहीं तो तब तक ले बैटरी में चार्ज एनर्जी स्टोर होगा, कभी नहीं होगा। ठीक बात है। तो एक बैटरी को क्या किया ना, हम लोग एक कैपेसिटर के साथ जोड़ दिए, जिससे क्या हुआ ना, उसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर होने लगा। तभी तो करेंगे ना एनर्जी स्टोर। चलिए जब स्टोर होने लगेगा तो एक तो काम करते हैं हम लोग, एक कैपेसिटर को बनाते हैं। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ही पढ़ना है अपने लोग को, और उसी फॉर्म में और दूसरे कैपेसिटर का भी एनर्जी स्टोर होता है। मान लेते हैं कैपेसिटर से कैपेसिटेंस है C, इसको V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिए तो होगा क्या, होगा ये कि इसके एक प्लेट पर प्लस चार्ज आ जाएगा और दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक बात है। मान लेते हैं किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम में कैपेसिटर पर Q चार्ज स्टोर हो गया और बैटरी फर्दर DQ चार्ज इसको देता है। देना टोटल कितना चार्ज है, कैपिटल Q चार्ज इस बैटरी को देना है फाइनली। तो लिखिए इन सब बातों को। लेट ए कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C is connected by a cell or battery of potential V वोल्ट के बैटरी के साथ हम लोग C कैपेसिटेंस वाले कैपेसिटर को जोड़ देते हैं। जोड़ दिए, एंड इफ ए चार्ज Q is already stored in the capacitor, और मान यदि कैपेसिटर पर Q चार्ज ऑलरेडी स्टोर्ड है, then the potential across the capacitor is V कितना हो जाएगा, Q बटा C।
भी कितना हो जाएगा पोटेंशियल, क्यू बटा सी, क्योंकि क्यू बराबर सी भी होता है ना, क्यू बराबर क्या होता है अभी सीखे ना हम लोग, सी भी। तो भी कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाइड करके क्यू बटा सी, अभी चार्ज स्मॉल क्यू है स्मॉल क्यू बटा सी, जो भी रहता उस तरीके से लेते हैं हम लोग, ठीक बात है। चलिए इतना बात तो समझ में आ गया। नाउ इफ द बैटरी further supplies a charge dq to the capacitor, अगर बैटरी क्या करता है ना, इसको फर्दर dq चार्ज सप्लाई करता है, देन द dq चार्ज is repelled by the charge q present on the capacitor या stored in the capacitor। देख लीजिए प्लस है, ये भी प्लस ही है ना, तो प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगा, प्लस प्लस क्या होगा, रिपल्सन होगा। ये बात मेंशन भी किया है कि इफ द बैटरी फर्दर सप्लाईज ए चार्ज dq, अगर बैटरी पुनः dq चार्ज सप्लाई कर रहा हो, देन द dq चार्ज इज रिपेल्ड बाय द कैपेसिटर q, ये dq चार्ज इस q के द्वारा रिपेल किया जाएगा। लेकिन बट ड्यू टू हायर पोटेंशियल of a battery, it does some amount of work against this repulsive force। बैटरी का पोटेंशियल तो ज्यादा है तो वो कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सकता है। जैसे कि मान लेता है ना, एक बच्चे को पीटना है, हालांकि गलत बात है, बच्चे को नहीं पीटना है, बट इमेजिन करते हैं बच्चा डर के मारे भाग गया, दरवाजे में छिप गया, हम इंटर मार रहा है, दरवाजा बंद कर दिया, बच्चा धकेला कि नहीं खोलने देंगे, हम भी धक्का देना कि नहीं खोलेंगे, तो मेरे में पोटेंशियल उस बच्चे से ज्यादा है ना, हम तो धक्का मार के खोल ही देंगे उसको। तो डीक्यू चार्ज जब बैटरी सप्लाई करता है तो इस क्यू चार्ज के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे रिपल्सन होता है। रिपल्सन होगा, ये कहेगा कि जाओ, कहेगा नहीं जाने देंगे, जाएंगे भाई, नहीं जाने देंगे, लेकिन इसके पीछे बाप खड़ा है, पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल है ना। तो पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो इस बैटरी में ये क्षमता है कि कुछ एक्स्ट्रा वर्क कर सके, किसके अगेंस्ट, इस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक्स्ट्रा वर्क कर सके। जब एक्स्ट्रा वर्क करेगा, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है ना, यहाँ तो बैटरी करेगा तो एक्सटर्नल करेगा, तो एक्स्ट्रा एक्सटर्नल वर्क जब होगा तो वही वर्क क्या होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर कर जाएगा, ठीक बात है। तो अगेंस्ट दिस रिपल्सिव फोर्स which remains stored in the form of potential energy, in the form of potential energy in the capacitor। यही एक्स्ट्रा किया गया वर्क पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। अब सवाल उठता है कितना होता है सर, तो देखते हैं हम लोग। सिंस छोटा सा चार्ज डीक्यू को देने के लिए छोटा सा वर्क करेगा बैटरी, कितना, डीडब्ल्यू। वर्क कितना होता है, चार्ज गुना पोटेंशियल या पोटेंशियल गुना चार्ज। बात देखिए हुआ ना, देखिए पोटेंशियल तो यहां निकाल चुके हम लोग, पोटेंशियल तो यहां निकल गया है ना, यहां पर पोटेंशियल तो निकला हुआ है, इस पोटेंशियल का वैल्यू यहां डाल दीजिए, तो डीडब्ल्यू कितना हो जाएगा, क्यू बटा सी डी क्यू। ये तो छोटे स्तर का बात हो गया। बड़े स्तर का बात क्या है कि कैपिटल क्यू चार्ज सेंड करना है ना। जब कोई चार्ज सेंड नहीं किया बैटरी तो कोई वर्क नहीं हुआ, और पूरा पूरा चार्ज कैपिटल क्यू अगर सेंड कर देगा तो पूरा पूरा वर्क भी हो जाएगा। तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या लिखते हैं, डब्ल्यू लिखते हैं ना, 0 से लेकर डब्ल्यू तक। पावर 1 है तो क्या इंटीग्रेशन में करते हैं, 1/c बाहर निकल जाएगा,
क्यू स्क्वायर बाई 2, पावर 1 बढ़ाना है, पावर से भाग देना है, डायलॉग तो सिखाते ही है सबको, 0 से लेकर क्यू तक, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 बाहर निकाल लेते हैं तो 2c, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 0 को तो जोड़ने घटाने कोई फायदा हुआ ही नहीं, तो W क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c। Thus the potential energy stored is, यही W क्या हो जाएगा, U बराबर क्या लिखेंगे, क्यू स्क्वायर बटा 2c। ये एनर्जी स्टोर हो गया। सर आप तो हाफ सी भी स्क्वायर कहे थे, हाँ हाँ बिल्कुल। अब चूंकि Q बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, सी भी, Q बराबर क्या लिखते हैं, सी भी, बैटरी का पोटेंशियल भी दिया हुआ था ना, Q तो हमको पहले से पता ही नहीं कितना देगा, तो U बराबर क्या लिख सकते हैं, Q के जगह पर सी स्क्वायर भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c, क्या 2 से 2 कट, सी से सी कट जाएगा, तो U कितना आ गया, हाफ सी भी स्क्वायर। This is the amount of energy which remains stored in the form of potential energy in a capacitor. ये amount of energy है, ये वाला जो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहता है किसी भी कैपेसिटर में। ठीक बात है। चलिए अब इस कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और स्पेशल फॉर्म ऑफ, अब इस इक्वेशन को समझ गए ना, अब स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी की चर्चा करते हैं। स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं या बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी, बता दे इसको, स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं या कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। आइए देखते हैं वो क्या होता है। स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी डेंसिटी, ये क्या होता है। सिंस U बराबर क्या सीखे, हाफ सी वी स्क्वायर, हाँ कि ना, जी सर सीखे तो है। याद कीजिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है, C बराबर इप्सिलॉन नॉट A बटा D, किसके लिए, फॉर एयर और वैक्यूम, एयर या वैक्यूम के लिए। तो क्या लिख सकते हैं, U बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट A बटा D गुना E स्क्वायर D स्क्वायर। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल V बराबर होता है E इंटू डी। तो V का स्क्वायर कितना, E जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है, D जहां प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है। डाउट लगे तो आप एक पिक्चर भी यहां पे कहिएगा तो बना सकते हैं। प्लेट का एरिया हो गया A, सेपरेशन हो गया D, कोई दिक्कत, ये आपका बैटरी से अगर जुड़ता है, V वोल्ट के बैटरी के साथ जुड़ा हुआ था पिछले पिक्चर में भी, पिक्चर बना भी सकते हैं, अदरवाइज तो आपके कॉपी पर आता ही वो पिक्चर। तो एक पर आ जाएगा प्लस चार्ज और एक पर आ जाएगा माइनस चार्ज, प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड E, कोई दिक्कत। चलिए तो इस तरीके से हम लोग चाहेंगे तो पिक्चर बना भी सकते हैं, नहीं बना सकते मैटर नहीं करता, V बराबर E इंटू डी होता है, बात ठीक है। तो एक D से D तो कट जाएगा ना, एक D से D कट गया तो स्मॉल u कितना आ गया, हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर A इंटू डी, एरिया इंटू थिकनेस, एरिया इंटू थिकनेस क्या होता है, वॉल्यूम, सिंस A इंटू डी बराबर वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर, A इंटू डी क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटर। तो क्या U लिख सकते हैं, U बराबर हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर गुना वॉल्यूम, लिख सकते हैं वॉल्यूम। चलिए नाउ ये हो गया आपका स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी। नाउ एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी को का दूसरा नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। एनर्जी डेंसिटी कहिए या कहिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये होता है स्मॉल u, जो कैपिटल U बटा वॉल्यूम लेते हैं। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी, जानते होइएगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। ठीक बात है, कोई बड़ा बात तो नहीं हुआ। इस वॉल्यूम को कैपिटल U के नीचे ले आए तो स्मॉल u कितना आ गया, हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर।
यही कहलाता है आपका एनर्जी डेंसिटी या कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। एनर्जी डेंसिटी कहते हैं या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। अब कैपेसिटर के बीच E बराबर कितना होता है, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट होता है ना। तो चूंकि E बराबर होता है सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट, तो स्मॉल यू लिख सकते हैं हाफ इप्सिलॉन नॉट सिग्मा स्क्वायर बाई इप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ये दोनों भी तो कट गया ना, तो स्मॉल यू का कितना फॉर्मूला आ गया, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। इसे भी हम लोग एनर्जी डेंसिटी ही कहते हैं या कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बात समझ में आया? तो ये हो गया आपका स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी स्टोर्ड, स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी या एनर्जी डेंसिटी। ठीक बात है, इसको मिटा दें। चलिए मिटाने के बाद यहां से हम लोग अब करते हैं फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच जाहिर सा बात है, एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो दूसरे पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव के बीच तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना चाहिए। चलिए तो लिखते हैं हम लोग हेडिंग में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। तो इसके लिए करेंगे क्या कि एक कैपेसिटर हम लोग बना लेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और वही फोटो है वही पिक्चर है कहने का मतलब, जिसको V वोल्ट के बैटरी के साथ हम लोग जोड़ देंगे। ठीक बात है। अब तो ये Q चार्ज सप्लाई किया है तो बैटरी के एक पर आ जाएगा पॉजिटिव और दूसरे पर आ जाएगा नेगेटिव, इस पर Q चार्ज है। लैंग्वेज वैसा ही चाहिएगा तो ले सकते हैं। कैपेसिटेंस इसका C है, तो प्लस से माइनस की ओर सिंगल प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E बराबर दोनों प्लेट के लिए कितना लेते हैं, सिग्मा बाई इप्सिलॉन नॉट। एक प्लेट के लिए कितना लेंगे, एक प्लेट के लिए लेंगे सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो आइए इसको थोड़ा सा लैंग्वेज देने का मन हो तो लैंग्वेज दे सकते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी कभी कभी पूछता है। लिखते हैं हम लोग, लेट ए कैपेसिटर having capacitance C is connected by a battery of potential V if a charge Q is present on the plates of a capacitor, then we know that, तो हम लोग जानते हैं, then we know that the value of electric field for a single charged प्लेट इज E बराबर सिग्मा बाई 2 इप्सिलॉन नॉट। अब चूंकि सिग्मा के बारे में तो हम लोग को पता है, सिग्मा कितना होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। वैल्यू डाल दें तो E कितना हो जाएगा, Q बटा 2 इप्सिलॉन नॉट A होगा ऐसा। चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तरफ का हो गया। अब इस पर प्लस Q चार्ज है, इधर भी तो प्लस माइनस Q चार्ज होगा ना सर। इधर का मिटाते हैं, एनर्जी डेंसिटी हो गया, फोर्स के बारे में जान रहा है। तो अब यहां से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया और सेकेंड प्लेट का भी चार्ज कितना है, Q ही है, तो क्या आप कह सकते हैं नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नाउ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between the plates is F बराबर QE। Q से गुना कर दीजिए E के वैल्यू का, तो Q स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट A।
तो कायदे से यही होगी आपका क्यू स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए, दो प्लेट्स के बीच लगने वाला फोर्स। ठीक बात है। चलिए एक और डेरिवेशन देखते हैं। ए से गुना भी कर दिए, ए से भाग भी दे दिए, तो एफ बराबर, अच्छा रुकिए नहीं, फिर काम करते हैं, क्यों गुना भाग करें। ऑल्सो द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर P बराबर क्या कहते हैं, F बटा A। तो P बराबर F के फॉर्मूला में A लगा दीजिए, क्यू स्क्वायर बटा 2 इप्सिलॉन ए पहले से है, E लगाना है, तो A स्क्वायर हो जाएगा। चीज तो वही है, सिग्मा बराबर क्या लिखते हैं, Q बटा A। तो देखिए Q भी है A भी है, तो क्या लिख सकते हैं, सिग्मा स्क्वायर बटा 2 इप्सिलॉन नॉट। यही तो डेरिवेशन आया था अभी स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना होता है, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, और ये होता है हाफ इप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के बराबर। इसी को हम लोग एनर्जी डेंसिटी भी कहते हैं। बात को समझ में आया। ये आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, उसके डेरिवेशन से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को निकाल के दिखाए, और यही इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, एनर्जी डेंसिटी के बराबर होता है। क्लियर है बात। अब इसमें एक और डेरिवेशन है, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन separating the plates of, in separating the plates of कैपेसिटर, कैपेसिटर के प्लेट्स को सेपरेट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो फोर्स वाला बात आया समझ में, लैंग्वेज लिख के कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग प्लेट्स को सेपरेट करते हैं, और सेपरेट करने में कितना वर्क लगेगा उसकी चर्चा करते हैं, है ना। एक काम करते हैं, इसके लिए भी एक कैपेसिटर का पिक्चर बनाते हैं। सर कितना पिक्चर बनवाइएगा, भाई टॉपिक वाइज है ना, कंटेंट और टॉपिक के हिसाब से। ये मान लेते हैं आपका हो गया एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अच्छी बात है सर। क्या किए थे इसको हम लोग, सर इसको तो V वोल्ट के बैटरी के साथ जोड़ दिए थे, हर बार जोड़ रहे हैं, बिल्कुल जोड़ना भी चाहिए, क्योंकि सोर्स नहीं देंगे जब तक इसमें चार्ज और एनर्जी स्टोर कहां से होगा। तो V वोल्ट के बैटरी से जो ही जोड़ेंगे तो एक पर प्लस प्लस चार्ज आएगा, ठीक है सर, एक पर माइनस माइनस चार्ज आएगा, ये भी ठीक है सर। प्लेट्स एक दूसरे पर अट्रैक्शन का फोर्स लगाता है, अभी अभी जस्ट सीखे हैं, कितना लगाता है, इसका नाम देते हैं F इंटरनल। F इंटरनल किसके बराबर, अभी निकाले ना, क्यू स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। इतना फोर्स लगा। अब यदि इन प्लेट्स को अलग करना हो, सेपरेट करना हो, तो कम से कम इसके ऊपर F इंटरनल के बराबर F एक्सटर्नल लगाना होगा। F इंटरनल के बराबर क्या लगाना होगा, F एक्सटर्नल लगाना होगा। ठीक बात है। तो इस बात को थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं, अगर चूंकि अलग से ये शॉर्ट क्वेश्चन ने पूछ दिया तो पिक्चर बना के आपको मेंशन करना पड़ेगा ना। क्या मेंशन करना पड़ेगा कि एज वी नो दैट, सारा बात नहीं लिखना होता है, जो कंटेंट का है वही लिखेंगे। एज वी नो दैट द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, the plates of a capacitor are attracted towards each other with an internal force, F internal निकाले यहां पे कितना, क्यू स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए। अच्छी बात है। Thus in order to separate the plates of a capacitor, an external force equal and opposite to the internal force
इंटरनल फोर्स मस्ट बी रिक्वायर्ड, मस्ट बी रिक्वायर्ड। तो इंटरनल फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट एक्सटर्नल फोर्स तो भैया चाहिए। 10 अतः वर्क एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्क है तो एफ एक्सटर्नल और बीच का सेपरेशन अगर डी मान लेते हैं तो डी तक न मेंटेन रहेगा अट्रैक्शन का फोर्स, तो डी। अब चूंकि अगेंस्ट में वर्क कर रहा है ना, किधर कर रहा है, अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, इक्वल एंड अपोजिट लगाना है तो अगेंस्ट में अट्रैक्शन के जो प्लेट आपस में अट्रैक्शन कर रहा है, इस अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, तो अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो लगा देंगे माइनस। एक्सटर्नल वर्क सिस्टम पर काम हो रहा है तो भी लगा देंगे माइनस, ठीक ना। अब चूंकि एफ एक्सटर्नल इक्वल एंड अपोजिट टू एफ इंटरनल है, लाइन में भी लिखे हैं, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल कितना आ जाएगा, माइनस माइनस एफ इंटरनल, माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस। चलिए अब एफ इंटरनल माइनस माइनस प्लस हो गया तो वैल्यू डाल दीजिए, क्यू स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन सेपरेटिंग द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर। इतना वर्क करना पड़ेगा, मामूली सा बात था भाई, फोर्स इतना लग रहा था और इतना उसका सेपरेशन था, अलग करना है तो छिटका दीजिए उसका, इतना वर्क करके। अब वर्क कीजिएगा तो बाहर से कीजिएगा ना, क्योंकि अंदर से तो इंटरनल फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, तो बाहर से हम लोग खींच के उसको अलग कर सकते हैं, तो कम से कम इतना फोर्स चाहिए। इससे ज्यादा है तो जय जय है, इससे कम नहीं होना चाहिए, है ना। कम होगा तो फिर आप बल लगाते रहिएगा और वो घसकेगा ही नहीं। इतना हो गया। चलिए अब एक काम करते हैं, इसके डेरिवेशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। W एक्सटर्नल है, ए से गुना भी कर देते हैं और ए से भाग भी दे देते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, W एक्सटर्नल इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ए डी, ए और डी और नीचे में कितना हो जाएगा 2 इप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। अब चूंकि सिग्मा बराबर कितना होता है, क्यू बटा ए, तो क्यू स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर ना हो जाएगा, तो डब्ल्यू एक्सटर्नल हो गया आपका सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, ठीक बात है। एरिया इंटू थिकनेस, ये तो हो जाएगा आपका वॉल्यूम। तो दूसरे टर्म में एक्सटर्नल वर्क आप इतना भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में, या फिर सिग्मा दिया रहेगा तो सिग्मा के फॉर्म में, दोनों फॉर्म हो गया आपका। अब डब्ल्यू एक्सटर्नल के बाद आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाइड कर दे तो एनर्जी डेंसिटी का डेरिवेशन फिर से चेक कर सकते हैं, क्या जो निकाले थे इसको छोड़ देते हैं इस लाइन को, है ना, ये आपका सिग्मा था ना, मिला के दिखाते हैं आपको। अब यहां से नाउ द एनर्जी डेंसिटी, नाउ द एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू, ये भी होता है टोटल वर्क बाई वॉल्यूम। टोटल वर्क है, वॉल्यूम से भाग दे दिए तो कितना बच जाएगा सर, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 इप्सिलॉन नॉट, मिला लीजिए, यही था ना आपका, यही फाइनल रिजल्ट आया था। इसी को क्या बोलते हैं, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और यही आपका कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। बात समझ में आया सब लोग को। तो मामूली मामूली छोटा छोटा टॉपिक है एनर्जी एनालिसिस का, ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछा जाता है ना, इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। फोर्स वाला तो पूछा है एग्जाम में, वर्क डन वाला अभी तक नहीं पूछा है। अब यहां से हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे कि दो डिफरेंट कैपेसिटर्स है, पोटेंशियल अलग अलग है, किसी का हायर किसी का लोअर, विलन है, और एक मेटालिक वायर से उसको हम लोग जोड़ देते हैं, पतले थिन वायर से जोड़ देते हैं, तो उसका कैपेसिटेंस सॉरी उसका लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा। कैपेसिटर निकालते निकालते कैपेसिटेंस का आदत हो गया, नहीं, लॉस ऑफ एनर्जी क्या होगा और वो लॉस ऑफ एनर्जी जाएगा कहां, ठीक बात है। तो आइए हम लोग इसको भी अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन है इफ two capacitors
having different potential, are connected by a thin metallic wire. Then calculate the amount of loss of energy. Where does this energy goes? कैपेसिटर का ये तीसरा लास्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना। इसके पहले दो लॉन्ग क्वेश्चन ऑलरेडी हम उसका वीडियो बनाकर डाल चुके हैं, आप उसको जाके देख सकते हैं। और ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पूछता है ना। तो आप इसको तैयार कर लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मोटा मोटी पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आपका तैयार हो जाएगा, जिसमें से कंफर्म है कि एक या दो तो टकराना ही टकराना है। तो जम के इसकी तैयारी करते हैं, रिवाइज करते हैं, चीजों को देखते हैं, क्योंकि देखा हुआ चीज समझ में आसानी से आता है, समझा हुआ चीज याद जल्दी हो जाता है ना। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिए, लेकिन उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब करंट का क्वेश्चन डालूं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसको देख कर सबसे पहले उसको समझ के तैयार कर ले। जितना ज्यादा तैयारी रहेगा उतना अच्छा है ना। इस पर्पज से हम लोग उसको तैयार कर ले, ठीक है। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुल ऑफ फिजिक्स पर, और मैं हूं आपके साथ आपका राजीव सर। तो चलिए बिना देर किए हुए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, इफ टू कैपेसिटर्स हैविंग डिफरेंट पोटेंशियल्स आर कनेक्टेड बाय ए थिन मेटालिक वायर, देन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, वेयर डज दिस एनर्जी गोस। ठीक बात है। तो हम लोग दो कैपेसिटर मान लेते हैं, सबसे पहले इधर ही मान लेते हैं। दो कैपेसिटर हम लोग मान लेते हैं कि एक है कैपेसिटर ए, दूसरा है कैपेसिटर बी। एक का कैपेसिटेंस C1, दूसरा का कैपेसिटेंस C2। एक का पोटेंशियल V1, दूसरे का पोटेंशियल V2। एक का चार्ज Q1 तो दूसरे का चार्ज Q2। ये सब लैंग्वेज में मेंशन भी करेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से कि V1 बड़ा है V2 से, ये मेंशन रहेगा। किसी एक का तो पोटेंशियल बड़ा लेंगे ना, दोनों का अगर बराबर कर देंगे तो फिर जोड़ने का फायदा ही क्या होगा। तो एक का बड़ा एक का छोटा। अब करेंगे क्या, इसको एक थिन मेटालिक वायर से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जोड़ देंगे तो हायर पोटेंशियल वाले स्फीयर से लोअर पोटेंशियल वाले स्फीयर की ओर चार्ज फ्लो कर जाएगा। तो मान लेते हैं Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया। जब Q चार्ज फ्लो करेगा तो ये हायर पोटेंशियल पे है तो चार्ज का लॉस होगा, और इसका अब नया चार्ज हो गया Q1 डैश, और इसका नया चार्ज हो गया Q2 डैश। चार्ज का फ्लो होगा, लगातार होगा, हायर से लोअर पोटेंशियल की ओर। कब तक होगा, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर ना हो जाए। आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन पोटेंशियल दोनों का कितना हो गया, V। आइए अब इन सब बातों को थोड़ा सा मेंशन करते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन है ये, है ना। लिखते हैं, लेट अस कंसीडर टू स्फीयर्स A and B having capacitance C1, C2, potential V1, V2, charge Q1, Q2 respectively, such that V1 से बड़ा है V2. Now, if two spheres are connected by a thin metallic wire, then the चार्ज, या लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज
moves from higher to lower potential till the potential of both the spheres remains सेम। जब तक कि दोनों स्फीयर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज का फ्लो होगा। ठीक है, चलिए चार्ज का फ्लो तो होगा, इतना बात समझ में आ गया कि दो था। क्या सब लिखे हम लोग लिखे कि दो कैपेसिटर्स है। लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स ए एंड बी हैविंग पोटेंशियल C1 C2 हैविंग कैपेसिटेंस C1 C2 पोटेंशियल V1 V2 चार्ज Q1 Q2 सब माने थे Q1 Q2 V1 V2 C1 C2 ठीक रेस्पेक्टिवली क्रमशः बारी बारी से ए का 1 वाला हो गया और बी का 2 वाला हो गया सच दैट V1 बड़ा है V2 से, कोई ना कोई एक पोटेंशियल तो बड़ा होगा। अब क्या किए ना, इफ टू स्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय ए थिन मेटालिक वायर, अब इस दोनों स्फीयर को क्या किए एक पतले तार से जोड़ दिए, अच्छी बात है। देन पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। कब तक करेगा? टिल द पोटेंशियल ऑफ बोथ द स्फीयर्स रिमेन्स सेम, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक चार्ज एक से दूसरे स्फीयर पर मूव करता रहेगा। अच्छी बात है। इफ, अब यहां से इफ V इज द कॉमन पोटेंशियल, मान लेते हैं ऑफ बोथ द स्फीयर्स, अगर दोनों स्फीयर्स का कॉमन पोटेंशियल हम लोग V मान लेते हैं, या ना V मान लेते हैं, देन V बराबर क्या लिखते हैं हम लोग टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस, क्योंकि चार्ज रिमेंस कंजर्व, चार्ज तो कंजर्व रहना है ना, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा इसका, पहले से तो था Q1 Q2 और कैपेसिटेंस चूंकि मेटालिक वायर से जोड़े हैं तो आ जाएगा सीरीज में पैरेलल में तो C1 प्लस C2, ठीक ना, तो C1 प्लस C2 हो गया। या लिख सकते हैं V बराबर Q1 के जगह पर C1 V1, Q2 के जगह पर C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला रहेगा कब, जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा एक कैपेसिटर से दूसरे कैपेसिटर पर, है ना। तो ये कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला काम करता है। तो क्या लिखे हम लोग कि मान लेते हैं कि V पोटेंशियल है, कॉमन पोटेंशियल कितना है V है दोनों ही स्फीयर का, तो कॉमन पोटेंशियल चूंकि चार्ज तो कंजर्व रहना है ना, तो कॉमन पोटेंशियल V हो जाएगा टोटल चार्ज बाई टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज कितना था भाई, इधर था Q1 इधर था Q2, तो Q1 प्लस Q2 कैपेसिटेंस C1 कैपेसिटेंस C2, तो C1 प्लस C2 दोनों को जोड़ दिए। Q बराबर क्या लिखते हैं, Q बराबर तो C भी लिखते ही है ना, तो Q1 कितना हो जाएगा C1 V1, Q2 कितना हो जाएगा C2 V2, बाई में C1 C2 तो रहेगा ही। एज ए फॉर्मूला ये आपका काम कर जाता है। अच्छी बात है, इतना बात हो गया। अब यहां से हम लोग आते हैं बारी बारी से, आपसे पूछेगा कभी क्या पूछेगा कि अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, नाउ द अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इज Q माने थे ना Q, ये चार्ज को लॉस किया है, पहले से था कितना Q1 अभी हो गया है Q1 डैश, पहले कितना था Q1 अभी हो गया है Q1 डैश। अच्छी बात है, तो Q बराबर क्या लिख सकते हैं Q1 के जगह पर C1 V1 और Q1 डैश कितना हो जाएगा C1 रहेगा, नया पोटेंशियल V है इसका ना, कॉमन पोटेंशियल V है तो V लिखेंगे। क्या लिख सकते हैं Q बराबर C1 V1 माइनस C1, देखिए V का फॉर्मूला सुविधा के लिए पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे ना, एलसीएम ले ले, एलसीएम लेंगे तो C1 प्लस C2, C1 का गुना C1 से तो C1 स्क्वायर V1, C1 का गुना C2 से तो C1 C2 V1
ब्रैकेट खोल देंगे तो माइनस C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, ऐसा होगा। क्या फर्क पड़ा इससे? C1 V1 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर दोनों कट गया, C1 C2 को कॉमन निकाल लेंगे तो Q कितना आ जाएगा? C1 C2 बाई C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2। ये आ गया आपका अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर। इतना चार्ज ट्रांसफर करेगा कब? जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा हायर पोटेंशियल वाले से लोअर पोटेंशियल वाले की ओर। तो बात तो बड़ा सिंपल है। पहले चार्ज ट्रांसफर मान लेते हैं Q है, तो पहले से चार्ज था कितना? Q1, अभी चार्ज कितना है? Q1 डैश। मतलब पहले था 100 रुपया, अभी अब पॉकेट में 40 रुपया खर्च हो गया, कितना? तो पहले वाले में से बाद वाले को घटाएंगे ना भाई, घटा दिए तो Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 के जगह पर C1 V1, Q2 के जगह पर सॉरी Q1 डैश के जगह पर C1, और कॉमन पोटेंशियल चूंकि बाद का V है तो V लेंगे, C1 V1 रह गया माइनस C1 V के जगह पर देखिए फॉर्मूला यहां निकाला हुआ है, इस वैल्यू को डाल देंगे, एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 स्क्वायर V1 C1 C2 V1 माइनस के साथ C1 स्क्वायर V1 माइनस C1 C2 V2, प्लस माइनस कट जाता है, C1 C2 दोनों में है तो कॉमन निकाल लिए, बटा वाला रह गया, वहां से बच गया V1, यहां से बच गया V2। तो ये आपका अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर इजीली निकल जाता है। ठीक बात है, इधर से मिटा दे। अब निकालते हैं हम लोग लॉस ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉस कितना हो गया, आइए देखते हैं। लिखते हैं हम लोग अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, एनर्जी का लॉस कितना लगा। ठीक बात है, चलिए एनर्जी का लॉस देखते हैं कितना हो गया भाई। तो सिंस पोटेंशियल एनर्जी शुरुआती वाला, शुरुआत में कितना था? हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे वाले का हाफ C2 V2 स्क्वायर। कनेक्शन के बाद कितना हो गया? U फाइनल हो गया हाफ, क्योंकि दोनों का तो कॉमन भी है ये है, तो सीधा लिख देता है ना C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। एनर्जी स्टोर अभी सीखे ना हम लोग, इसी U बराबर क्या होता है? हाफ CV स्क्वायर होता है ना, ये तो फॉर्मूला याद होगा आपको। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर हाफ CV स्क्वायर। तो पहला वाला का हो गया C1 V1 स्क्वायर, दूसरा वाले का हो गया C2 V2 स्क्वायर। कब का? शुरू का। और जब तार जोड़ दिए, कनेक्शन कर दिए, तो पोटेंशियल हो गया इसका V, तो हाफ C1 V स्क्वायर हाफ C2 V स्क्वायर कॉमन ले लिए तो C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। नाउ द अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी, डेल्टा U कर दे, डेल्टा U। लॉस कब लगता है? जब शुरू में ज्यादा हो बाद में कम हो, तो U इनिशियल माइनस U फाइनल। अब लॉस निकलेगा, कैसे निकलेगा? तो डेल्टा U बराबर वैल्यू डाल दीजिए, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। हाफ 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 तीनों में है, निकाल लेते हैं कॉमन। हाफ कॉमन निकल गया, अब कितना बच गया? C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 V का वैल्यू निकाले थे यहां पे हम लोग, हाँ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। एक C1 प्लस C2 एक C1 प्लस C2 तो कट जाएगा, कट जाने के बाद अब कितना आएगा? पूरे में एलसीएम ले लेंगे C1 प्लस C2, कोई दिक्कत? हाफ रहेगा एज यूजुअल, ठीक है। C1 का गुना C1 से तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का गुना C2 से C1 C2 V1 स्क्वायर, C2 का गुना C1 से C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 का गुना C2 से C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। अच्छी बात है। अब माइनस लगाते हुए होल स्क्वायर तोड़ना है,
माइनस लगाते हुए होल स्क्वायर कर देंगे, तो माइनस लगा दिए ए स्क्वायर, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, बी स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो तिरछा कर देते हैं, माइनस 2 C1 C2 V1 V2। होगा ऐसा? नोट में कर लीजिएगा खुद से भी, या बड़ा करके देख सकते हैं। अब क्या फायदा हो गया, प्लस में C1 V1 स्क्वायर माइनस में C1 V1 स्क्वायर कट जाएगा, प्लस में C2 V2 स्क्वायर माइनस में C2 V2 स्क्वायर भी कट जाएगा, C1 C2 C1 C2 C1 C2 सब में है, कॉमन निकाल लीजिए, तो डेल्टा यू हो गया हाफ C1 C2 बटा बताइए ना, C1 प्लस C2, बच क्या गया, यहां से बच गया V1 स्क्वायर, यहां से बच गया V2 स्क्वायर, और यहां से बच गया माइनस 2 V1 V2। अच्छी बात है, ये तो होल स्क्वायर के फॉर्म पे है, तो हाफ C1 C2 बटा C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी है आपका, इतना एनर्जी लॉस कर जाता है। समझ में आ रहा बात? तो इसको मैथमेटिकली सिंपल तरीके से सॉल्व कीजिए, निश्चित ही आपको डेरिवेशन मिल जाएगा। याद करने की बिल्कुल की आवश्यकता नहीं है, चीजों को बस समझ लिए, एक बार दो बार लिख लिए, अपने आप याद हो जाता है ये सब, कोई बड़ा कुछ, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक ना। तो यहां से हम लोग अब एक बात है इसमें कि वेयर डज दिस एनर्जी गोज, एनर्जी जाता कहां भाई, तो लिखते हैं इसमें दिस अमाउंट ऑफ loss of energy goes into the heat energy in the connecting wire। जिस तार से आप जोड़े हैं ना, वो तार थोड़ा सा गर्म हो जाता है ना, जिस तार से जोड़ते हैं वो तार क्या हो जाता है ना, थोड़ा सा गर्म हो जाता है, ठीक बात है। तो वैसी में आपका ये जो लॉस लगा एनर्जी का, ये जो अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी हुआ, ये अमाउंट ऑफ लॉस ऑफ एनर्जी कहां चला गया, तार को गर्म करने में चला गया, ठीक है। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, यहां से इतना लिखिएगा, आपका आंसर कंप्लीट, 5 में 5, ठीक है। तो आप तैयार कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर पूरा लिखकर अच्छे से समझाकर हम डाल देते हैं, और देखा हुआ चीज समझा हुआ चीज याद करना आसान है, तो आपका एग्जाम का तैयारी अच्छा हो जाएगा, मतलब इम्प्रूव होगा, और निश्चित ही अच्छे नंबर से आप पास कीजिएगा, ठीक बात है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम लोग फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।